Hello guys, I hope you all are doing well. I have come up with a very important topic, Simon Commission. The topic is so important from the exam perspective that questions on this topic may be found in almost every year in many exams. I have tried to cover all the aspects that have been asked in previous exams or likely to be asked in forthcoming exams. क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। इस वीडियो के बाद कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं और आपको एक ट्रेंड भी पता चलेगा किस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस एग्जाम में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को हिस्ट्री में एक इवेंट है दीपावली डिक्लेरेशन, क्या उसके बारे में पता है? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए और दीपावली डिक्लेरेशन आपको बताया जाएगा। और दीपावली डिक्लेरेशन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, साइमन कमीशन। Simon Commission. According to a provision of Government of India Act of 1919, a royal commission was to be appointed 10 years after the passage of the act. यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार एक रॉयल कमीशन अपॉइंट होना था 10 साल बाद, यानी कि 1929 में। क्यों? टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, टू इंक्वायर इनटू प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम, टू प्रपोज फर्दर रिफॉर्म्स इफ नीडेड। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस थे उनकी वर्किंग कैसी रही इसको इंक्वायर करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजंस जो थे वो गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए थे, तो उनकी प्रोग्रेस कैसी रही उसको इंक्वायर करने के लिए, इन केस यदि कोई कमी है तो फर्दर रिफॉर्म्स को प्रपोज करने के लिए एक कमीशन जो है 10 ईयर्स के बाद 1929 में अपॉइंट किया जाना था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब एक क्यूरियोसिटी अराइज होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या है। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. The Government of India Act of 1919 was thus enacted, which came into force in 1921. 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार डिक्लेयर किया कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करी जाए। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से यह मतलब है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो। Now we will discuss the provisions of the act. It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. The Act extended the principles of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans. It further required that 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council, other than Commander-in-Chief, were to be Indian. इससे क्लियर होता है कि सेंटर का कंट्रोल जो है वो प्रोविंसेस पे रिलैक्स कर दिया गया, यानी कि सेंटर और प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिमार्केट कर दिया गया, उनको सेपरेट कर दिया गया। सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हैं वो ऑथराइज कर दिए गए कि अपनी अपनी जो लिस्ट है उनकी सब्जेक्ट्स की, अपने अपने सब्जेक्ट्स पर वो लेजिस्लेट कर सकें। लेकिन जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो अभी भी सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मेरी एक वीडियो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जाके आप देख सकते हैं, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी रहा है। वहाँ पे पिछली वीडियो में मेंशन है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में भी जो कई बार जहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने के लिए सेंटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे ये आशय है। दूसरा, इस एक्ट ने जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको सिक्स के लिए,
इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया। आपको याद आ रहा होगा कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म से सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आया था, लेकिन इस एक्ट ने आगे बढ़ते हुए इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और ज़्यादा तेजी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो साइमन कमीशन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इट वाज अपॉइंटेड ऑन 8 नवंबर 1927। इट वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड बिर्केनहेड, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए। लॉर्ड बिर्केनहेड had berated Indians on the account of their perceived inability to formulate a concrete scheme of reforms through consensus among all sections of the Indian political scene. साइमन कमीशन का ऑफिशियल नेम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसमें टोटल मेंबर्स थे 7, ऑल वर इंग्लिशमैन। पार्टी वाइज मेंबर्स की बात करें तो 4 मेंबर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, एक लिबरल पार्टी के और 2 लेबर पार्टी से। इन सब के बारे में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन में जो लिबरल पार्टी से थे वो थे सर जॉन साइमन, जो कि चेयरमैन थे इस कमीशन के, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो 4 मेंबर्स थे वो थे हैरी लेवी लॉसन, दूसरा डोनाल्ड हॉवार्ड, थर्ड जॉर्ज लेन फॉक्स, फोर्थ वन एडवर्ड कैडोगन। लेबर पार्टी से 2 मेंबर थे क्लीमेंट एटली एंड वर्नॉन हार्टशॉन। ये क्लीमेंट एटली वही हैं जो बाद में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन अपॉइंटेड ऑन 8 नवंबर 1927। लेकिन क्यों? दो प्रोविजन वाज फॉर इट्स अपॉइंटमेंट इन 1929। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये था कि 10 साल के बाद एक रॉयल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उन्हें तो टाइम से पहले ही कर दिया, 2 साल पहले। द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन लंदन, स्टैनली बॉल्डविन, अपॉइंटेड द कमीशन 2 years प्रायर। स्टैनली बॉल्डविन की सरकार थी उस टाइम पे, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। इन्होंने जो है कमीशन को 2 साल पहले ही अपॉइंट कर दिया। क्यों? ड्यू टू फियर that there are chances of Labour government to come into power and might appoint a statutory commission composed of members with liberal and pro-India views. उनको लगा कि आने वाली सरकार जो है अगली वो लेबर गवर्नमेंट होगी, और लेबर गवर्नमेंट यदि पावर में आ गई तो एक ऐसा कमीशन कंपोज करेंगे जिसमें मेंबर्स जो होंगे वो लिबरल होंगे या प्रो इंडियन व्यूज के होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडियंस का रिएक्शन क्या रहा साइमन कमीशन के प्रति। पहला, अ कंप्लीट हड़ताल इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज। स्लोगन्स लाइक गो साइमन बैक, गो बैक साइमन। एट मैनी प्लेसेस ब्रूट फोर्स वाज यूज्ड टू सप्रेस द एजिटेशन। भारी बल का प्रयोग किया गया जिससे कि एजिटेशन को सप्रेस किया जाए, दमन किया जाए उसका। लाठी चार्ज की गई, और लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय जो कि लाहौर में प्रोसेशन कर रहे थे, उस कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रोसेशन किया वहां पे भी उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटेस्ट क्यों किया। फर्स्ट, ऑल वाइट कमीशन विद नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, लॉर्ड इरविन रिकमेंडेड टू कीप इंडियंस आउट ऑफ इट। यानी कि कमीशन के अंदर सभी मेंबर्स जो थे वो वाइट थे, इंग्लिशमैन थे, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर नहीं था। इट वाज लाइक डिप्राइविंग ऑफ देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन कंट्री। यानी कि इंडियंस जिनके देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उन्हीं को उसमें पार्टिसिपेट होने का राइट नहीं दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं वो हमारे संविधान को डिसाइड कर रहे थे। थर्ड, it was also seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny could not be determined
by a handful of British people. जो लोग कहते थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारा भाग्य तय नहीं कर सकते, जबकि साइमन कमीशन से कुछ ऐसा ही किया जा रहा था, तो इस कारण से लोगों में रोष था, प्रोटेस्ट किया गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस। उस टाइम पे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस ही केवल एक पार्टी नहीं थी, और भी पार्टियां थी, उनका भी हम रिएक्शन देखेंगे। पहले हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का सेशन था मद्रास, दिसंबर 1927। इसमें रिजोल्व किया गया टू बाइकट द कमीशन एवरीवेयर एंड इन एवरी फॉर्म। द कांग्रेस सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय एम ए अंसारी, remember the name, had passed a resolution which declared attainment of complete independence as the goal of Indian people. The resolution was moved by Nehru and supported by S. Satyamurthy. It means कि कांग्रेस का सेशन मैड्रास सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट एम ए अंसारी थे। इस कांग्रेस सेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अटेनमेंट जो है वो गोल रखा, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज द गोल ऑफ इंडियन पीपल, कि भारतीय लोगों का जो गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन करना है। द रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय नेहरू। ये रिजोल्यूशन जो है नेहरू ने मूव किया था और सपोर्ट किया था इसको एस सत्यामूर्ति ने। Meanwhile, an organization called the Indian Independence League had been formed to press the demand for complete independence. इसी दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए प्रेस किया। इन दिसंबर 1928 द कांग्रेस मेट एट कलकत्ता अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, यानी कि अगला सेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ 1928 में, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। एट दिस सेशन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी अदर्स pressed the Congress to demand complete independence, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और अदर्स ने जो है इस सेशन में डिमांड की कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी जाए। द कांग्रेस हाउएवर पास रेजोल्यूशन, हालांकि कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई। डोमिनियन स्टेटस जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होती है। दोस्तों, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में जो है आप जो एक देश होता है वो अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज तो कर पाता है, लेकिन जिस देश का वो डोमिनियन होता है उसकी इंटरफेरेंस रहती है, और एक्सटर्नल अफेयर्स तो डोमिनियन स्टेटस वाला देश मैनेज ही नहीं कर पाता। जिसकी वो डोमिनियन है वो देश ही उसके एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करता है। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस में जो नेशन है वो अपने इंटरनल अफेयर्स भी और एक्सटर्नल अफेयर्स भी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड नेशन और पावर मैनेज कर सकता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। बट it was declared that if the dominion status was not granted within 1 year, the Congress would demand complete independence and would launch a mass movement to achieve it. कि यदि 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करते हुए एक मास मूवमेंट को लॉन्च करेगी। अब एक्टिव रिएक्शन देखते हैं अदर पार्टीज का। मुस्लिम लीग के लीडर थे उस टाइम पे मोहम्मद सफ़ी। जस्टिस पार्टी मद्रास की पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की पार्टी है, सेंट्रल सिख संघ, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, इन पार्टीज ने अपोजिशन नहीं किया साइमन कमीशन का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बहिष्कृत हितकर्णी सभा on the education of the depressed classes in the Bombay presidency. But a section of Muslim League led by M.A. Jinnah boycotted it. मुस्लिम लीग का एक फैक्शन था, एक सेक्शन था जिनके लीडर एम ए जिन्ना थे, उन्होंने इसको बायकट किया। हिंदू महासभा ने भी इसका बायकट किया। साइमन कमीशन की विजिट्स कितनी हुई इंडिया में? वो हैं 2, एक फरवरी टू मार्च 1928 में, एक अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 के बीच में, बट ईच टाइम फेस्ड बायकट। कमीशन prepared its report in May 1930
and it was discussed in round table conference held at London. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बोले हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जितने भी डेट्स है हुए हैं, एक्ट हुए हैं, पार्टीज हुई हैं, लीडर्स के नाम हुए हैं, कोई भी नेम्स आए हैं, उन सबको बड़े ध्यान से आप पढ़ना, दोबारा इस वीडियो को सुनना, चाहे हर एक पॉइंट को याद कर लीजिए, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने वो हर एक पॉइंट इसके अंदर डाला है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, पूरा कवरेज देने की कोशिश की है इस टॉपिक की, जिससे कि आपको और किसी मटेरियल को रेफर करने की आवश्यकता ना पड़े। इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए आगे भी, क्योंकि आगे एक वीडियो और आने वाली है जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड होगी, जिसमें MCQs होंगे। आपको एक फॉर्मेट का पता चलेगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं, और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस दी? इसने कहा, रिपोर्ट में कहा गया कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। देयर वुड बी ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इट रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, डायरकी का एबोलिशन होना चाहिए, एंड द सेटिंग अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस के अंदर, प्रांतों के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप होनी चाहिए। द प्रोविंसेस शुड बी गिवन फुल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की बात नहीं की, नो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड। द गवर्नर शुड हैव discretionary power in respect of internal security and administrative powers to protect the different communities. Governor General should have complete power to appoint the members of the cabinet. The government of India should have complete control over the High Court. The number of provincial legislative council should be increased. Rejected all ideas of transfer of power at center. It did not mention about dominion status. We have already discussed, it recommended the abolition of diarchy and the setting up of representative government in the provinces. दोस्तों एक टर्म है डायरकी, डायरकी हम ऊपर पढ़ चुके कई बार। तो डायरकी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं व्हाट इज डायरकी। तो डायरकी है क्या? इट इज डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। कैसे? आपने पढ़ा, आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा सब्जेक्ट्स को सेंटर और स्टेट के बीच में डिमार्केट और सेपरेट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है, प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड क्या है? द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers responsible to the legislative council. और reserved subjects कौन से हैं? On the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. This dual scheme of governance was known as diarchy, a term derived from the Greek word diarche, which means double rule. However, this experiment was largely unsuccessful. तो ये था डायरकी, डुअल रूल। डुअल रूल क्यों? सब्जेक्ट्स को भी दो डिवीजन कर दिया गया, दो तरह से रूल किए जाएंगे वो सब्जेक्ट्स जो है। अब आगे है रिकमेंडेशंस, हम पढ़ रहे थे पहले साइमन कमीशन की। आगे है नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज प्रपोज्ड, recommended the retention of separate communal electorates until the communal tension had died down. यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। टू सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया, give Odisha and Sindh a new statehood. The Simon Commission led to the Government of India Act 1935, which acted as the basis for many parts of the current Indian Constitution.
यानी कि जहां उड़ीसा और सिंध को नए स्टेटहुड देने की बात करी गई, बर्मा को भारत से सेपरेट करने की बात करी गई, और कम्युनल इलेक्टोरेट्स को जो है रिटेंशन करने के लिए कहा गया कि जब तक कम्युनल टेंशंस नहीं डाई डाउन हो जाती तब तक सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है होना चाहिए। साइमन कमीशन की जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट बनी। The first provincial elections were held in 1937 and it saw Congress governments being set up in almost all the provinces. The arrival of the commission gave an impetus to the Indian independence movement by galvanizing leaders and masses. पहले provincial elections 1937 में हुए, ये याद करने वाली चीज है, और मोस्टली प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब हमने एक टर्म ऊपर पढ़ी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। An electorate is a group of voters, namely all the officially qualified voters within a particular country or area or for a particular election. A joint electorate is one where the entire voting population of a country or region is part of a single electorate and the entire electorate votes for the candidates who contest in the elections. In the case of separate electorates, the voting population of a country or a region is divided into different electorates based on certain factors such as religion, caste, gender, and occupation. Here, members of each electorate votes only to elected representatives for their electorate. Separate electorate are usually demanded by minorities who feel it would otherwise be difficult for them to get fair representation in government. For example, separate electorate for Muslim means the Muslims will choose their separate leader by separate elections for Muslims. सेपरेट इलेक्टोरेट को समझने के लिए दोस्तों ध्यान करिए मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया था और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये प्रोविजन किया था कि जहां पे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कम है वहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। ये प्रोविजन 1909 में हुआ था, उसको कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते थे। और उसके बाद 1919 में जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, ये इलेक्टोरेट जो है अदर कम्युनिटी के लिए भी, सिख्स के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी, यूरोपियंस के लिए भी ये एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट और कुछ नहीं, ब्रिटिश सरकार का एक षड्यंत्र था कम्युनलिज्म को लीगलाइज करने का, जो कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं उससे इंप्लीमेंट किया और उसको एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। जब उसको एक्सटेंड कर दिया गया सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, तो साइमन कमीशन ने भी उसको प्रपोज किया कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो यही था सेपरेट इलेक्टोरेट में और कम्युनल इलेक्टोरेट में। अब आगे बढ़ते हैं। टू कंसीडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन, the British government convened 3 roundtable conferences of the representatives of the British government, British India, and Indian princely states. On the basis of these discussions, a white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament. The recommendations of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act of 1935. यानी कि साइमन कमीशन के प्रपोजल्स को कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करे और उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के। व्हाइट पेपर होता है ऑफिशियल रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं कि साइमन रिपोर्ट पे पार्टीज का क्या रिएक्शन रहा। पहले हमने पढ़ा था साइमन कमीशन के आने का क्या रिएक्शंस था, अब है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे क्या रिएक्शन है। प्रपोजल्स कंप्लीटली मना कर दिए गए, नॉन एक्सेप्टेड रहे, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग। द कमीशंस findings were outpaced by the events like the Nehru report and Viceroy's declaration of 31st October 1929। इस दौरान नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने
ड्राफ्ट की थी। जब नेहरू रिपोर्ट अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसमें डोमिनियन स्टेटस के लिए की रिगार्डिंग बात करी गई है उस रिपोर्ट में। और वाइस रॉय उस टाइम पे जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, या 1929 की हम बात करें, उस दौरान लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन ने एक डिक्लेरेशन किया था, stated that dominion status was to be the goal of Indian constitutional development. This is also known as दीपावली डिक्लेरेशन। तो उस डिक्लेरेशन में ये स्टेटमेंट था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो गोल है वो डोमिनियन स्टेटस है। यानी कि लॉर्ड इरविन ने एक इशारा किया कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, और इस डिक्लेरेशन को जाना जाता है दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। अगर आपको वास्तव में ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।